हेलो फ्रेंड्स, दिस सी अर्पित राजावत और आप देख रहे हैं इस समय सी अर्पित राजावत का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मनी एंड बैंकिंग। हम कई सारे टॉपिक देख चुके हैं क्लास 12th के अंदर और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मनी। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, वो है मनी। अब से जैसे ही मनी का क्वेश्चन आता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मनी की जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए कि सर मीनिंग ऑफ मनी, मनी क्या होता है, मनी क्यों है। लेकिन जनरली आप सब लोग जानते हो, आप रोज उसमें ट्रांजैक्शन करते हो, रोज किसी को पैसा लेने देने का काम करते हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपने मनी के अंदर काम किया हुआ है। मनी के इन्वॉल्वमेंट को आप जानते हो, समझते हो। और अगर बहुत इंपॉर्टेंटली समझा जाए सो मॉडर्न इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो आज की इकोनॉमी के अंदर ब्लड है मनी। मतलब ये समझना कि अगर हमारी इकोनॉमी से मनी निकाल ली जाए, मनी को हटा दिया जाए, तो जिस तरह से ब्लड के बिना बॉडी हो जाएगी उसी तरह से मनी के बिना इकोनॉमी की हालत हो जाएगी। जैसे आप जानते हो द पीरियड वॉज डीमोनेटाइजेशन। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने मनी के ट्रांजेक्शन, जो पुरानी करेंसी थी 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे, उन करेंसी को बैन कर दिया था, उन करेंसी को चेंज कर दिया था कि बोले ये वाले करेंसी, ये वाले नोट नहीं चलेंगे, और उनको चेंज करवा दिया था। लेकिन हमारे पास जो करेंसी थी उसको हमको जाकर के बैंक में डालना था। तो 1-2 महीने के लिए लगा ऐसा कि ठीक है हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे थे, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ ऐसा लगा जैसे कि पूरी इकोनॉमी, जो पूरी हमारी अर्थव्यवस्था है, वो एक तरह से रुक गई थी बिकॉज देर वॉज नो मनी। क्योंकि सर उस समय पर हमारे पास ट्रांजेक्शन करने के लिए पॉकेट में पैसा नहीं था, हमारे जेब में पैसा नहीं था, इसलिए हमारे पास वो ट्रांजैक्शन करना उस समय वो ट्रांजैक्शन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। सो दैट इज द पावर ऑफ मनी। ये किसका पावर है? इट इज द पावर ऑफ मनी। ये हमारी मनी का पावर है। तो मनी की जब हम बात करते हैं, मनी की जब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, जिसको आजकल हम पेपर करेंसी के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। अब 500 आपके 1000, 500 आपके 2000 के नोट, आपका 10 का नोट, 10 आपका 1 का सिक्का, ये सब हमारे लिए मनी है। लेकिन आजकल धीरे 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 मनी बदलता जा रहा है। आजकल मनी के अंदर हमारे पास प्लास्टिक कार्ड आ चुके हैं, मनी के अंदर हमारे पास डिजिटल पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं, पेटीएम, गूगल पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मनी के बारे में। तो अगर हमें बहुत सिंपल डेफिनेशन के अंदर बात करूं कि सर व्हाट इज़ मनी, आखिर मनी का मतलब क्या होता है, तो समझना मनी क्या है। अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग मनी, अगर हम मनी को समझते हैं, मनी का मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, मनी, अब समझना मनी की डेफिनेशन। मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज़, ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि सर वो 2000 रुपए का नोट ही हो। सर हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमारे लिए वो 2000 का नोट मनी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मनी हो सकती है। अगर आप यूएस चले जाओगे तो वहाँ पर डॉलर मनी है, अगर आप किसी और कंट्री में चले जाओगे तो वहाँ की कंट्री की जो करेंसी है वो काम करेगी एज अ मनी। लेकिन मनी कुछ भी हो सकता है सर। आज की तारीख में हम उसको पेपर करेंसी की तरह से यूज़ करते हैं, उसको तो हम प्लास्टिक करेंसी की तरह से यूज़ करते हैं। आजकल हम उसके अलग अलग ट्रांजेक्शन, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं। उससे पहले जो सिल्वर कॉइन्स थे वो मनी हुआ करते थे, उससे पहले गोल्ड कॉइन्स मनी हुआ करते थे, उससे और पहले जाए तो सीख जो मोती वगैरह होते हैं उनको मनी मान लिया जाता है। सो एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, सर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, जिसको मैं और आप, हम दोनों एक्सेप्ट करते हैं। वाई एक्सेप्ट? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एंड एट द सेम टाइम act as a measure, store of value and standard for deferred payment। इसको मैं कैसे काम लेता हूं? इसको मैं काम में लेता हूं एज अ डेफर्ड पेमेंट। समझना, यहां पर हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे कामों को अभी हम देखेंगे, हम समझेंगे। लेकिन सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट वर्क क्या है मनी का? वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड, which is commonly accepted
एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से यूज किया जाता है, वो कहलाता है हमारे लिए मनी। अब सर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि सर मनी क्या है सर, जिसको भी मैं लेने देने के काम में लूँ, ठीक है, जिसको भी मैं यूज करूं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो मेरे लिए मनी माना जाएगा। लेकिन अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझते हैं कि सर मनी कैसे आया, मनी कैसे अराइज हुआ, तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हमारे पास मनी नहीं था, सपोज आज हमारे पास मनी नहीं हो और आपको किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, सर वो ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो पहले सिस्टम था, दैट सिस्टम इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाता है इसको? इसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का समझना? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज द सिस्टम इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज। सर गुड्स के बदले गुड्स। सोचो मनी नहीं होता, अगर आज भी हमारे पास करेंसी नहीं होती, आज हम करेंसी के अंदर डील नहीं कर पा रहे, तो हम किस में डील करते हैं? वी विल डील, हम बात करते, हम ट्रांजैक्शन करते। किस में ट्रांजैक्शन करते? वी विल डील इन कमोडिटीज। कमोडिटीज इसको और भी नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है सीसी इकोनॉमी। सीसी का मतलब होता है सी फॉर कमोडिटीज एंड सी फॉर कमोडिटीज। मतलब कमोडिटीज के बदले जब कमोडिटीज दी जाती है तो उसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी कई सालों तक। जब तक मनी नहीं आई तब तक यही सिस्टम पूरी इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल करता था। जितने भी चीज़ें होती थी, जहाँ जहाँ भी काम होता था, वहाँ हर जगह यही चीज़ें प्रिवेल होती थी, दैट इज़ कमोडिटीज़ टू कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ फॉर कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ के लिए कमोडिटीज़। जैसे हम बहुत सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक फार्मर है, उस फार्मर के पास अपना प्रोड्यूस है, सपोज ही इज़ हैविंग वीट, उसके पास वीट है। अब उसको वीट को एक्सचेंज करना है, या उसको या मान लो सिंपल अगर हम बात करें, उसको मिल्क वगैरह परचेस करना है, तो वो क्या करेगा? अगर उसको मिल्क परचेस करना है तो वो मिल्क लेने जाएगा, वहाँ पर वो वीट देगा और मिल्क परचेस करेगा। इसी तरह से जिसके पास मिल्क है उसको वीट चाहिए, तो उसको वीट के लिए मिल्क देना पड़ेगा और वो वीट परचेस करेगा। तो सर ये देखिए सर कितना मुश्किल हो जाता। सर आज भी हम उस इकोनॉमी के अंदर होते तो कितना मुश्किल हो जाता इस सिस्टम को काम करना और इस सिस्टम के अंदर वर्क करना, ठीक है। इट वॉज वेरी टफ, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। देखना दो चीज़ें आपकी समझ में, दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप क्या कीजिए, आप बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स, मतलब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट को समझ लीजिए। जैसे ही आप बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स को समझेंगे, आपको मनी भी समझ में आता चला जाएगा कि सर बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो समझना शुरू करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को मतलब समझना है, इसका मीनिंग समझना बहुत आसान है। आपको वीट चाहिए और आपके पास मिल्क है, ठीक है, सॉरी, आपको क्या परचेज करना है? आपको मिल्क परचेज करना है और आपके पास वीट है। अब आप वीट लेकर के घूम रहे हो, आप गेहूं लेकर के घूम रहे हो और मार्केट में ढूंढ रहे हो कि यार कोई वो पर्सन आ जाए, वो सामने वाला पर्सन आ जाए जिसके पास दूध भी हो और उसको वीट की रिक्वायरमेंट भी हो। अब चलते 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 आप एक पर्सन के पास पहुंचे, उस पर्सन के पास में मिल्क है लेकिन उसको वीट नहीं चाहिए। वो बोले सर वीट तो मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूँगा वीट का? ये कहलाता है डबल कोइंसिडेंस। सामने वाले को मिल्क सेल करना है और वीट की ज़रूरत होनी चाहिए, और आपको मिल्क की ज़रूरत है, आप वीट ही देना चाहते हो, वो उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। ये कहलाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो आप देना चाहते हो सामने वाला भी वही लेना चाहता है। आई रिपीट अगेन, जो आप देना चाहते हो सामने वाला भी वही लेना चाहता है। इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बहुत मुश्किल था, ये कह लीजिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था पुराने सिस्टम के अंदर, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सो वी इंट्रोड्यूस मनी। हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? हमने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया मनी। और जैसे ही हमने वहाँ पर मनी को इंट्रोड्यूस किया, जैसे ही आप वहाँ पर मनी को लेकर के आए, सर आपकी ये इतनी बड़ी जो परेशानी थी, ये प्रॉब्लम थी, ख़त्म हो गई। क्योंकि आज की तारीख में हर पर्सन को, आप किसी भी पर्सन के पास पहुँच जाइए, उसको मनी की रिक्वायरमेंट है।
So why we are using money? We are using money because it is readily exchangeable. जब चाहिए मैं इसको किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी तरीके से उसके लिए मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, उसके मेजर में कुछ भी परचेज कर सकता हूँ। अगर मैं मनी लेकर के घूम रहा हूँ तो मुझे व्हीट परचेज करना हो या मिल्क परचेज करना हो, मुझे उसके सामने वाले की कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, वो चीज़ मुझे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी पहली प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, जिसको सॉल्व किया किसने? मनी ने। तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज में पहली प्रॉब्लम क्या दी? वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और उसको किसने दूर किया? उसको किसने सही किया? उसको सही किया मनी ने। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। द सेकंड प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। मनी कॉमन यूनिट है जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको यूज किया जा सकता है एज ए एक्सचेंज। और अगर मनी नहीं होती, सपोज कर लीजिए अगर मनी नहीं होती, देन इट कैन नॉट बी यूज्ड। सर वो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू ही नहीं माना जाता, वो उसके अंदर यूज ही नहीं किया जा सकता। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट को समझना। थर्ड पॉइंट वाज इट लैक्स द सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट। सपोज करिए, मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन से 100 किलो 100 kg वीट लिया, उधार लिया। अब आप वापस क्या देंगे? आप वापस भी 100 kg वीट देंगे। व्हाट इज द कैलकुलेशन? उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, उसकी जो आगे वाली कैलकुलेशन आएगी, उसको आप कैसे करेंगे? सर इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर वहां पर डेफर्ड पेमेंट, वहां पर फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और जब वहां पर फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप उसको सेट नहीं कर पाएंगे, उसको आप पे नहीं कर पाएंगे, उसको आप रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। तो डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, बाद के पेमेंट करने के लिए भी हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? वी रिक्वायर्स मनी। तो देखिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम हमने देख ली, वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। द सेकंड प्रॉब्लम इज कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी? थर्ड है डेफर्ड पेमेंट और वी कैन से फ्यूचर पेमेंट। सर बाद का पेमेंट करना है, आगे वाले समय का पेमेंट करना है, तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब स्टोरेज ऑफ वैल्यू को समझना। सपोज आपने इस बार, ठीक है, इस बार आपके पास बम्पर बहुत बड़ा प्रोडक्शन हुआ। मान लो आपने 100 टन वीट का प्रोडक्शन कर लिया। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो 100 टन का प्रोडक्शन आपकी लाइफ टाइम में यूज हो सकता है। आप जितने साल तक जियोगे उतने साल तक आप यूज कर सकते हो, सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम को समझना, अगर आप 100 टन वीट को यूज करना चाहते हो, 100 टन वीट को काम में लाना चाहते हो, सर वो 2-3 साल के अंदर या साल भर के अंदर ही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब सर मैं उसको स्टोर कैसे करूं? आई कैन नॉट स्टोर दैट। तो मैं उसको स्टोर करने के लिए दूसरा तरीका यूज करता हूं, मैं उसको सेल कर देता हूं। उसको सेल करने पर मेरे पास अमाउंट आ जाएगा, उसमें अमाउंट को बैंक में डाल दूंगा। तो जैसे मैंने उसको बैंक में डाल दिया, अब वो 100 ऑफ ईयर्स, जितने साल तक मैं रखूंगा उतने साल तक वो रह सकता है। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में फोर्थ प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ वैल्यू। सर मैं उसको स्टोर नहीं कर पाता था, और ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को दूर किया किसने? इस प्रॉब्लम को दूर किया मनी ने। ठीक है, क्या आपको पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। चलिए, तो अब समझना, अगर हम बात करें वापस से डेफिनेशन ऑफ मनी, तो देखना जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर प्रॉब्लम थी, उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मनी के अंदर दिया हुआ है। मनी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। देखना मनी में क्या लिखा हुआ है? इज एनीथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो कोई भी चीज जो काम करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मनी इज डूइंग व्हाट? मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको लेकर के, जिसको देकर के मैं कुछ परचेज कर सकता हूं। मेजर ऑफ वैल्यू, ये क्या करती है? ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का काम करती है। जैसे सिंपल बात करना, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू को एक बार और समझ लेना, हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आए समझने में। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, जैसे कि मान लो मैं नया पेन लेकर के आया, और जैसे ही मैं आपको पेन दिखाऊंगा, आप क्या पूछोगे? सर ये कितने का है?
आप क्या पूछोगे? ये पूछते हैं। कोई नई कार लेकर के आप क्या पूछेंगे? कितने की ली भाई? कोई नई बाइक लेकर के आप क्या पूछेंगे कि कितने में ली? तो नॉर्मली हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? वो होता है मेजर ऑफ वैल्यू। हम हर चीज का मेजरमेंट किस टर्म में करते हैं? आज की तारीख में हम हर चीज का मेजरमेंट मनी में करते हैं। और बुरा मत मानना, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हारा मेजरमेंट भी मनी के अंदर होगा कि कितना कमाता है या कितनी कमाती है, ठीक है ना, कितना कमाती है। तो वैल्यू मतलब अमाउंट का मेजरमेंट भी इसी में किया जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यही है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी यही क्रिएट करता है। ये क्या क्रिएट करता है? स्टोर ऑफ वैल्यू। फ्यूचर पेमेंट के अंदर भी काम आता है, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब भी क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट। तो आई होप आपको मनी वाला पॉइंट समझ में आया होगा, मनी की डेफिनेशन समझ में आई होगी, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज समझ में आया होगा और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम समझ में आएगी। मनी चैप्टर वैसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 2 ही पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।